सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसी। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी में, दैट इज ऑटोकॉइड्स। ठीक है। सो पहले हम जानेंगे व्हाट इज ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होता है? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है। और कॉइड्स का मीनिंग होता है एक्टिंग एज लोकल हॉर्मोन्स। ठीक है। मतलब ऑटोकॉइड्स का मतलब ऐसा होता है कि इट इज अ सेल्फ एक्टिंग लोकल हॉर्मोन्स। मीन्स ये जहाँ से रिलीज होगा उधर ही उसके लोकल एरिया में इसका इफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि मान लो ये एक सेल है। ठीक है। अब ये एक सेल है, अब ये सेल में से मान लो कोई ऑटोकॉइड रिलीज हुआ। ठीक है। ये ऑटोकॉइड जो रिलीज हुआ, ठीक है, ये वो या तो उसके जिधर से रिलीज हुआ उधर ही इफेक्ट दिखाएगा, जिसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। ठीक है। या तो फिर वो दूसरे सेल पे जाके एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज अ पैराक्राइन फैशन। मीन जो ऑटोकॉइड रिलीज हुआ हमारे लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, या तो वो खुद ही जिधर रिलीज हुआ उधर इफेक्ट दिखाएंगे, या तो फिर वो दूसरे की सेल पे इफेक्ट दिखाएंगे, दैट इज ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन इफेक्ट। अब हमारे जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो मेनली तीन क्लास में, मतलब तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज अमाइन, जिसके अंदर अमाइन ग्रुप होता है। एक होते हैं लिपिड्स, जो लिपिड्स के बनेले होते हैं। अनेक होते हैं जो पेप्टाइड्स के बनेले होते हैं। ठीक है। अब अमाइन है, अमाइन के अंदर कौन कौन से इंक्लूड्स होंगे ऑटोकॉइड्स? तो हिस्टामिन, छिल्ले अमीन आया। ठीक है। एक और होता है दैट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है। इसके पीछे भी अमीन आया। ठीक है। अब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन का एक और दूसरा नाम होता है, दैट इज सेरोटोनिन। ठीक है। हमारे लिपिड कंटेंट जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। जो हमारे इन्फ्लामेशन की समय रिलीज होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स, थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो प्लेटलेट एग्रीगेटिव इफेक्ट दिखाता है। फिर तीसरे होते हैं ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है। ये सारे हमारे लिपिड्स के अंदर आते हैं। अब पेप्टाइड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ब्रेडिकाइनिन, एंडोथेलिन, एक्सेट्रा। अब हम ये सारे ऑटोकॉइड्स के बारे में, हर एक ऑटोकॉइड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। एंडोथेलिन के बारे में इतना ही है कि एंडोथेलिन से एक ड्रग का इफेक्ट आता है। मीन्स एक ड्रग होती है जिसका नाम है बोसेंटन। ठीक है। बोसेंटन ड्रग हम कहाँ यूज करते हैं? इन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। मतलब हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बोसेंटन का यूज करते हैं। और बोसेंटन का क्या रूल होता है कि बोसेंटन इज एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट। ठीक है। सो हम अब हमारा स्टार्ट करते हैं पहला ऑटोकॉइड से, दैट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन से हम स्टार्ट करते हैं। सो हिस्टामिन, पहले हिस्टामाइन का सिंथेसिस कैसे होता है? ठीक है। तो हिस्टामाइन हमारी बॉडी के अंदर बनता है थ्रू वन एमिनो एसिड, दैट इज हिस्टिडीन। ठीक है। हिस्टिडीन का जब हम डी कार्बोक्सिलेज करेंगे, एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज अ हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है। ये एंजाइम जब हिस्टामाइन पे एक्ट करता है तो वो हिस्टिडीन को कन्वर्ट करता है, हिस्टिडीन में एक्ट करता है तो वो हिस्टिडीन को हिस्टामाइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब ये उसका सिंथेसिस। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब जैसे कि हम सबको एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है, ये सी, ये आर, ये COOH बॉन्ड, ये अमाइन ग्रुप और नीचे हाइड्रोजन। ठीक है। अगर हमको ये एमिनो एसिड को हिस्टामाइन बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा? हमको इसमें से ये ग्रुप को रिमूव करना होगा, COOH को। अगर हम COOH को रिमूव कर देंगे तो वो फिर हमको ये जो ग्रुप मिलेगा दैट इज अमीन ग्रुप। ठीक है। तो हम इसको, ये जो ग्रुप को रिमूव करते हैं, इस एंजाइम को बोलते हैं हम डी कार्बोक्सिलेज।
ठीक है। और हिस्टीडीन में से ये ग्रुप को रिमूव किया, इसलिए इसका नाम हुआ हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज। सिमिलरली हमको जैसे कि ट्रिप्टोफैन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन बनाना है, ठीक है, तो हम ट्रिप्टोफैन में ट्रिप्टोफैन डीहाइड्रोक्सिलेज यूज करेंगे तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन बन जाएगा, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हिस्टामाइन का डिग्रेडेशन, अब जैसे कि हमें पता है हिस्टामाइन एक टाइप का अमाइन है, तो अमाइन का डिग्रेडेशन कौन करेगा? माओ इनिबिटर्स। जो माओ इनिबिटर्स होते हैं, माओ एंजाइम्स, वो माओ एंजाइम्स क्या करेंगे? हिस्टामाइन का डिग्रेडेशन करेंगे, ठीक है। अब हिस्टामाइन उसका इफेक्ट कैसे दिखाएगा, उसका इफेक्ट कैसे शो करेगा? सो बाय GPCR रिसेप्टर्स, ठीक है। हमारे जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर्स होते हैं उसके थ्रू हिस्टामाइन उसका मैकेनिज्म शो करता है। अब हम हिस्टामाइन के डिटेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हिस्टामाइन का जो रिसेप्टर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। हिस्टामाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4, ठीक है। अब H1 होता है वो GQ पाथवे फॉलो करता है, H2 होता है वो G स्टिमुलेटरी GS पाथवे फॉलो करता है, और H3 एंड H4 वो GI पाथवे को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि H1 कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है। तो H1 2 जगह पे मेनली प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज CNS, एक CNS में एंड एक पेरिफेरल ऑर्गेन्स में, पेरिफेरल ऑर्गेन्स, ठीक है। पेरिफेरल ऑर्गेन्स में मेनली हमारे जो मैक्रोफेजिस होते हैं, बेजोफिल्स, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, एंड इसका मेन उधर रोल होता है, इट कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन, इट कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन। वो पेरिफेरल ऑर्गन में क्या करेगा? वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा, ठीक है। अब सीएनएस में हिस्टामाइन का क्या रोल होता है? तो सीएनएस में हिस्टामाइन वेकफुलनेस हमको मीन जगाता है। जैसे कि आप हो, अभी आप सब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप सब जाग रहे हो, इसका मतलब आपके ब्रेन के अंदर अभी भी हिस्टामाइन का रिलीज स्टार्ट है, मतलब ऑन ही है, ठीक है। हिस्टामाइन हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सब हिस्टामाइन के मेन रोल है सीएनएस में। अब हिस्टामाइन के सिक्रीशन की वजह से हमारा वेकफुलनेस होता है, इसीलिए जब हम कोई भी एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन ड्रग होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, हिस्टामाइन के उधर उसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमको सीडेशन एक्शन मिलता है। मतलब हिस्टामाइन जो ड्रग्स होते हैं उसको अगर हम लेंगे तो हमको नींद आएगी, ठीक है। अब हमको जैसे कि पता है H2 कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो H2 हमारे स्टमक में होता है, हमारे पैराइटल सेल में। H2 जो हिस्टामाइन का रिसेप्टर जो पैराइटल सेल में होता है वो क्या, उसका क्या रोल है? इट कॉजेस सिक्रीशन ऑफ HCl, वो हमारे स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया आपको ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर, उसमें मैंने डिटेल बताया है अबाउट ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर, एंटी हिस्टामाइन मतलब जो सिमेटिडिन रेडिटिडिन ड्रग के बारे में डिटेल में बताया। सो अगर आपको जानना हो तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। जो H3 रिसेप्टर्स होते हैं वो जी इनहिबिटरी होते हैं, जी इनहिबिटरी। अब वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो वो प्री सिनेप्टिकली लोकेटेड होते हैं, प्री सिनेप्टिकली, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं? ऑटो रिसेप्टर, वो कैसे होते हैं? ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर का मीनिंग क्या होता है? वो हिस्टामाइन का रिलीज को क्या करेंगे? हिस्टामाइन के रिलीज को डिक्रीज करेंगे, दे डिक्रीज द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो H3 रिसेप्टर होते हैं वो H1 और H2 के ऑपोजिट इफेक्ट होते हैं, मीन्स ये डिक्रीज करते हैं इफेक्ट्स कौन किसके? H1 एंड H2 के, ठीक है।
और H4 जो हिस्टामाइन के रिसेप्टर है, ठीक है, वो उसका क्या रोल है, तो इसका एक ही रोल है, इट कॉजेज कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टामाइन ड्रग्स, सॉरी हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। अब हम उसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे H3 जो ड्रग्स जो H3 रिसेप्टर पे एक्ट होते हैं। फर्स्ट, H3 रिसेप्टर इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं, तो एक होता है टिप्रोलिसेंट, ठीक है, जिसको हम पिटोलिसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये टिप्रोलिसेंट कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। मतलब नार्कोलेप्सी मीन्स इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप अटैक्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, नार्कोलेप्सी में। अब अगर हम इसको नार्कोलेप्सी में यूज करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि ये जो H3 ये जो है वो क्या करेंगे, हिस्टामाइन के रिलीज को डिक्रीज कर रहे हैं। अब उसका हम इन्वर्स एगोनिस्ट देंगे। इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट एक्शन दिखाएगा। तो ये H3 रिसेप्टर जो हिस्टामाइन का रिलीज डिक्रीज करता है, इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, H3 मतलब हिस्टामाइन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जो स्लीप अटैक्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब हम नार्कोलेप्सी के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नार्कोलेप्सी इज मोडाफिनिल, ठीक है। ये ड्रग के बारे में हम जानेंगे ANS के लेक्चर्स में, ठीक है। और अभी एक और ड्रग आई है न्यू रिसेंटली, दैट इज सालरियामीफिटॉल। ये सालरियामीफिटॉल एक ड्रग है, दैट इज उसका मैकेनिज्म होता है, इट इज अ नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनिबिटर, ठीक है। ये भी हमारी नार्कोलेप्सी में यूज होती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो हम नार्कोलेप्सी में यूज करते हैं। अब हम जानेंगे ड्रग जो हमारे H2 ब्लॉकर्स मीन्स H2 रिसेप्टर पे काम करती है। सेकेंड, H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। H2 ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, तो H2 ब्लॉकर्स हमारे जो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो इट इज अ जी स्टिमुलेटरी, ठीक है। उसका वर्क स्टिमुलेशन करने का था, तो हम ब्लॉकर्स देंगे तो उसको स्टिमुलेशन इफेक्ट को इनिबिट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक AMP का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। साइक्लिक AMP के लेवल डिक्रीज होने की वजह से HCl का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रग्स के बारे में मैंने पेप्टिक अल्सर के वीडियो में डिटेल में बात की है, ठीक है। ये जो सारे ड्रग्स होते हैं कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, लाइक रेनिटिडिन, इसमें जो ड्रग्स इंक्लूड होते हैं लाइक रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो किधर यूज होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा इसमें पार्ट में आएंगे, इसके जो H1 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। उसमें एक ड्रग आती है दैट इज बीटा हिस्टीन। जो बीटा हिस्टीन ड्रग होती है, ये ड्रग कहाँ यूज होती है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वर्टाइगो, मतलब चक्कर आना। हमको जब चक्कर आते हैं तब हम कौन सी जो ड्रग यूज करते हैं, दैट इज बीटा हिस्टीन, ठीक है। इसका ब्रांड नेम होता है वर्टिन, इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो हम H1 पार्शियल एगोनिस्ट को हम H1 जो रिसेप्टर होते हैं जो हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बीटा हिस्टीन जो माइनर्स डिजीज होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। और इन वर्टिगो, अब हम डिटेल में जानेंगे ड्रग्स यूज एज H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट में कौन कौन से ड्रग्स
डिटेल में हम उनके बारे में स्टडी आएंगे, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। सो जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स जो H1 को एंटागोनिस्ट करते हैं वो सारे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, H1 एंटागोनिस्ट और एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब उनका 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है फर्स्ट जनरेशन, एक होते हैं सेकेंड जनरेशन। ठीक है, अब हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग होते हैं दे क्रॉसिस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, और जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, सिमिलरली ये जो अब ऑब्वियस वस्तु है कि अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो उनका सबसे ज़्यादा सीडेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, देविंग हाई सीडेटिव इफेक्ट, और सेकेंड जनरेशन में सीडेटिव इफेक्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ड्रग होता है डेट इज सिट्रिजिन। ठीक है, जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, सिट्रिजिन जो एज एंटी एलर्जिक यूज होता है एलर्जिक राइनाइटिस में, वो सब में। ठीक है, तो जो सिट्रिजिन होता है वो समवॉट सीडेटिव एक्शन शो करता है। ठीक है, सिट्रिजिन एक सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, वो थोड़ा बहुत सीडेटिव एक्शन शो करता है। जनरली सेकेंड जनरेशन के जो भी ड्रग्स होते हैं वो सीडेटिव इफेक्ट शो करते नहीं है एक्सेप्ट सिट्रिजिन। ठीक है, सो और ये जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं उनका हैविंग एंटी वर्टाइगो प्रॉपर्टी, मतलब वो जैसे कि मैंने बताया वो चक्कर जब आते थे वो हम उसको यूज़ कर सकते, लेकिन सेकेंड जनरेशन को हम यूज़ करते नहीं है। क्यों? वर्टाइगो मीन्स वो हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, अब वो ये जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस तो करते नहीं है, तो उनका इफेक्ट ये होगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं उनका एंटी इमेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड जनरेशन का होता नहीं है। सिमिलरली जो फर्स्ट जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिनिक लेते हैं दे कॉजेज मेमोरी लॉस। ठीक है, वो क्या करते हैं, मेमोरी लॉस, लेकिन ये जो सेकेंड जनरेशन होते हैं वो मेमोरी लॉस नहीं करते। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो हिस्टामिन होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो जब हमारे ब्रेन के अंदर हम हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो फिर हमारी मेमोरी लॉस हो जाएगी। लेकिन सेकेंड जनरेशन है जो BBB को क्रॉस नहीं करते, सो उसकी वजह से उसमें मेमोरी लॉस जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, अब इसमें एक और मेन थिंग, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन में ठीक है, अब जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। किधर? पायलट्स, मशीनरी ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स। ठीक है, ये सारी जगह जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है वो हम इनको दे सकते नहीं है, पायलट्स को, मशीनरी ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को। ठीक है, अगर हम कोई भी ड्राइवर को फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दिया, अगर वो गाड़ी चलाते चलाते सो गया तो फिर वो गया, फिर वो हमेशा के लिए सो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो पायलट प्लेन चला रहा है उसको, अगर उसको कोई एलर्जी हुई, अगर आपने उसको फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक दे दिया तो वो भी अगर सो गया तो पद गया। ठीक है, इसकी वजह से जो पायलट, जो मशीनर ऑपरेट्स करते हैं, जो ड्राइवर्स है, इसी सब में हम फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स देंगे नहीं। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डे टाइम। ठीक है, वो जो डे टाइम होता है मतलब दिन के समय हम फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक नहीं देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, मतलब एक ड्रग है। ये जो ड्रग है वो कैसा होता है, लीस्ट सीडेटिव, मतलब
सारे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक तो सबसे ज़्यादा सीडेटिव होते हैं, लेकिन उसमें एक जो क्लोरफेनिरामाइन मैलेट है वो लीस्ट सीडेटिव होता है, ठीक है। और हम इसको फर्स्ट जनरेशन को कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कहाँ का यूज़ होते हैं, तो इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ मोशन, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग एंड सी सिकनेस, किसी को समुद्र किनारे से या तो बोट में बैठने से सिकनेस होती हो। देन थर्ड, हम इसको एज अ एंटी वर्टाइगो ड्रग भी हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं वो उसको हम खाली किस दर यूज कर सकते हैं, ओनली इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। जब जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, जो राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, वो सारे रिएक्शन में हम सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक भी हम एज ए एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिटेल जानेंगे कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होंगे इसमें, तो फर्स्ट है जो फर्स्ट जनरेशन, हम फर्स्ट टॉक करेंगे अबाउट फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स, AH मीन्स एंटी हिस्टामिनिक्स, ओके। सो जो इसमें भी डिफरेंट क्लास में ये डिवाइड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है इसमें हाईली सीडेटिव, ऐसे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक जो हाईली सीडेटिव हो। हाईली सीडेटिव में कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं, तो ड्रग लाइक प्रोमिथाजिन, ठीक है, एक हाईली सीडेटिव ड्रग होता है। अब प्रोमिथाजिन होता है ना, वो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स में मैक्सिमम सीडेशन कॉज करता है, ठीक है। ये क्या है, प्रोमिथाजिन वो मैक्सिमम सीडेशन कॉज करता है, ठीक है। और इसका एक और एक्शन होता है, इट इज मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। वो क्या शो करता है, जो प्रोमिथाजिन होता है उसका सबसे ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, और उसका मैक्सिमम एज अ लोकल एनास्थेटिक एक्टिविटी भी होती है। लोकल एनास्थेटिक्स क्यों होती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका ये जो इफेक्ट है एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, तो वो क्या करेगा, वो हम उसको यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म होता है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं सोनिज्म में, ठीक है। अब दूसरा इसमें ड्रग आता है, दैट इज हाइड्रोक्सिन। ये ड्रग कैसा होता है, इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है एंटीहिस्टामाइन में। और उसका एक्टिव फॉर्म, ये बहुत ही कॉमन MCQs है जो क्या बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोक्सिन का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, दैट इज सिट्रीजिन होता है, वो हाइड्रोक्सिन का एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। जो कि सिट्रीजिन क्या है, मैंने बताया अभी, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, और उसका सीडेटिव इफेक्ट होता है। अब इसके अंदर जो थर्ड ड्रग इंक्लूड होती है, दैट इज, इसके अंदर जो थर्ड ड्रग इंक्लूड होती है दैट इज डॉक्सिलेमाइन, ठीक है। हम डॉक्सिलेमाइन को विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, ठीक है, पैराडॉक्सिन के साथ हम देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, और प्रेग्नेंट लेडी को अगर सुबह उठ के वॉमिटिंग ऐसे सब वर्टाइगो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या मतलब उसके ऐसे उसको चक्कर या उल्टी जैसा हो रहा है, तो हम उसमें डॉक्सिलेमाइन प्लस विटामिन 6 का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। इसमें फिर इसमें और ड्रग्स इंक्लूड होती है, जैसे कि मिक्लिजिन,
बुक्लिजिन, साइक्लिजिन, सिनारिजिन। ठीक है, ये जो ड्रग्स इसमें हाईली सिडेटिव होती है। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? इनका सबसे ज़्यादा यूज़, इनका मैक्सिमम यूज़ होता है कहाँ होता है? इन सी सिकनेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया किसी को बोट में वॉमिटिंग वर्टाइगो इफेक्ट हो तब उसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो उनका एज अ मोशन सिकनेस में भी यूज़ होता है। ठीक है, मोशन सिकनेस में जनरली हम ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं? सो दैट इज हायोसेमाइन। ठीक है, हम मोशन सिकनेस में जनरली हायोसेमाइन यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और ड्रग इंक्लूड होती है, दैट इज सिप्रोहेप्टाडिन। सिप्रोहेप्टाडिन। ठीक है, ये जो ड्रग होती है उसका एंटी हिस्टामिनिक एक्शन होता है, एज वेल एज उसका एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी होता है, एज वेल एज उसका एज ए एंटी सेरोटोनिन, एज ए एंटी सेरोटोनिन भी इसका इफेक्ट होता है। तो कोई अगर पूछे कि व्हाट कौन सा फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन का एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट होता है, तो आंसर इज सैप्रोहेप्टाडिन। सेकेंड, मॉडरेटली सीडेटिव, मतलब जो थोड़े बहुत सीडेटिव हो। कौन से उसमें ड्रग होते हैं? उसमें ड्रग आते हैं दैट इज फेनिरेमाइन। फेनिरेमाइन। ठीक है, जो फेनिरेमाइन ड्रग जो मार्केट में से एविल की तरीके भी आता है, वो मॉडरेटली सीडेटिव होता है। ठीक है, और जो लीस्ट सीडेटिव ड्रग कौन सा होता है इसमें? तो क्लोरफेनिरेमाइन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लोरफेनिरेमाइन इज लीस्ट सीडेटिव फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, तो ये थे कुछ ड्रग की इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स, एज फॉर एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स जिसे मैंने आपको बताया, दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो उनकी कोई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनका कोई एंटीकोलिनर्जिक एक्शन नहीं होगा, नो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा, उनका एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स है, ठीक है, ये लीस्ट सीडेटिव होते हैं और उनका मेनली यूज किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ एज अ एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ठीक है, उनका मेन यूज किस में होता है? ऐसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स। अब देखो, एलर्जी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है माइल्ड और एक होती है सीवियर। ठीक है, माइल्ड के अंदर कौन कौन सी एलर्जीज आ सकती है? जैसे राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजुवाइटिस। ठीक है, फिर हमको अर्टिकारिया, ठीक है, फिर स्किन रैशिस, ये सब कैसे होते हैं? माइल्ड होते हैं। सीवियर में होते हैं लाइक एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस ये सीवियर हो गया। अब हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं, हम उनको माइल्ड एलर्जिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, स्किन रैशिस, वो सब में यूज़ करते हैं। हम एनाफाइलेक्सिस में कभी भी एंटी हिस्टामिनिक को यूज़ करेंगे नहीं। सो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एड्रेनालिन। ठीक है, क्यों एड्रेनालिन? क्योंकि वो एड्रेनालिन वो हमारे चारों रिसेप्टर पर काम करता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड
बीटा 2। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन ANS वीडियो, ठीक है। अब दूसरा, अब हम इसमें आगे देखेंगे कौन कौन से ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में आते हैं। सो जो ड्रग्स इंक्लूड होते हैं दैट आर ड्रग्स, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? टर्फिनाडिन, ठीक है, एस्टीमेजोल, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं वो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में होते हैं। अब ये ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में ऐसा होता है कि ये जो ड्रग्स होते हैं वो CYP3A4 से मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। उनका मेटाबॉलिज्म होता है CYP3A4 से। अब मान लो किसी पेशेंट है जिसको कोई और इन्फेक्शन हुआ, कोई और इन्फेक्शन, अगर आपने उसको ये जो टर्फिनाडिन के साथ अगर आपने उसको एरिथ्रोमाइसिन या तो कीटोकोनाजोल जैसी ड्रग प्रिस्क्राइब की, अभी एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल क्या करता है? तो एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल क्या करेगा? CYP3A4 को इनिबिट करेगा। CYP3A4 को ये इनिबिट करेगा तो उससे क्या होगा? CYP3A4 को इनिबिट करेगा तो उसका उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इनका मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो पाएगा तो ये जो ड्रग की फिर क्या आएगी? टॉक्सिसिटी, ठीक है। इनकी ये जो टॉक्सिसिटी है इसकी वजह से ये जो ड्रग्स है वो अभी बैन हो गए, ठीक है। अब इनका ड्रग का यूज होता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और इसमें MCQs में भी कभी कभी काफ़ी पूछते हैं कि कौन सा ड्रग का, और हाँ ये जो ये ड्रग की टॉक्सिसिटी में क्या होता है, तो इनकी टॉक्सिसिटी में क्या होता है? इट कॉजेज QT प्रोलोंगेशन। क्या करेंगे? QT प्रोलोंगेशन। QT प्रोलोंगेशन की वजह से क्या होगा? एक अरिथमिया होता है दैट इज नोन एज ए TDP, टॉर्सेडिस डी पॉइंटस, ठीक है। ये होगा तो उसके बाद क्या होगी? इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये ड्रग को बैन कर दिया है। अब टर्फिनाडिन का एक और उन्होंने मेटाबोलाइट निकाला है दैट इज फेक्सोफिनाडिन। ठीक है। ये जो फेक्सोफिनाडिन है वो क्या है? एक्टिव मेटाबोलाइट है। डेट फेक्सोफिनाडिन है वो क्या है? वो एक्टिव मेटाबोलाइट है किसका? टर्फिनाडिन का। टर्फिनाडिन का ये एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक एडवांटेज है, इट डज नॉट कॉजेज QT प्रोलोंगेशन। वो QT प्रोलोंगेशन करता नहीं है, ठीक है। अब फैक्ट वस्तु ऐसी है कि आपकी जो फेवरेट बुक है जिसका नाम है KD त्रिपाठी, इसमें ऐसा मेंशन किया है कि फेक्सोफिनाडिन QT प्रोलोंगेशन नहीं करता, लेकिन इन सम केसेस जो फेक्सोफिनाडिन है इट ऑल्सो कॉजेज QT प्रोलोंगेशन, ठीक है। सो KDT में अभी की जो एडिशन उसमें से लिखा है कि डज नॉट कॉजेज QT प्रोलोंगेशन, ओके। और हमारी जो थर्ड ड्रग आती है, थर्ड जो ड्रग इंक्लूड होती है सेकेंड जनरेशन में दैट इज सिट्रिजिन, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला सिट्रिजिन किसी ड्रग होती है? सिट्रिजिन वो सेकेंड जनरेशन की सबसे सीडेटिव ड्रग है, ठीक है। उसका एक लिवो फॉर्म, उसका लिवो आइसोमर होता है दैट इज लिवोसिट्रिजिन, ठीक है। लिवोसिट्रिजिन क्या होता है? इसको हम जो मतलब सिट्रिजिन का जो हम डोज देते हैं उसका हम हाफ डोज में लिवोसिट्रिजिन देते हैं, और हाफ डोज हो गया मतलब उसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो गई, ठीक है। और उसकी जो साइड इफेक्ट है जो सीडेशन का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन सीडेशन, ठीक है। जो लिवोसिट्रिजिन जो ड्रग होता है वो सिट्रिजिन का लिवो आइसोमर होता है। अब उसको जो सिट्रिजिन मान लो अगर हम 50 mg देते तो हम लिवोसिट्रिजिन को हम 25 mg देंगे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट उतना ही आएगा और उसका जो साइड इफेक्ट है लाइक सीडेशन वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 4 ड्रग इंक्लूड होती है दैट इज लोराटिडिन। लोराटिडिन सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट ड्रग है। कैसी है? ये सबसे ज़्यादा पोटेंट होती है,
ठीक है, सेकेंड जनरेशन में। और इसमें काफ़ी और सारे ड्रग्स होते हैं जो ऐसे मिसलेनियस एजेंट, मिसलेनियस ड्रग्स कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो रूपाटिडिन, ठीक है, मीजोलास्टिन, इबास्टिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो सारे ड्रग्स होते हैं वो यूज होते हैं एज ए सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स, ठीक है। अब एडिशनल इसके अंदर एक और चीज रिमेनिंग बाकी रहती है, दैट इज एंटीहिस्टामिनिक, जिसको हम ऐसे टॉपिकली यूज करते हैं, मीन्स टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक्स, टॉपिकल जो हम मतलब स्किन पे या तो ऐसा आई ड्रॉप्स की जैसे यूज़ करते हैं। तो टॉपिकल एंटीहिस्टामिन्स हम कहाँ यूज़ करेंगे, द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजुवाइटिस एंड इन एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। सो इसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होंगे, तो वो ड्रग को हम ऐसे लोका कि जैसे निमोनिक से हम याद कर सकते हैं, लोका, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, सो लिवोकार्बेस्टिन, ओलोक्टाडिन, कीटोटिफेन, एजिलास्टिन, ठीक है, एंड एलकेफ्टाडिन, ठीक है। ये जो ड्रग्स है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे टॉपिकली। अब इसमें एक और एडिशनल ऐसी चीज है कि जो ओलोप्टाडिन और कीटोटिफेन है, ठीक है, इसको हम ऐसे मास्ट सेल स्टेबिलाईजर के तरीके भी यूज करते हैं। मास्ट सेल स्टेबिलाईजर कहाँ यूज होता है, सो मास्ट सेल स्टेबिलाईजर हम अस्थमा में यूज करते हैं, जब एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो, जब हम उसमें मास्ट सेल स्टेबिलाईजर को हम यूज करते हैं। अब इसमें जो एजिलास्टिन होता है उसकी मैक्सिमम टॉपिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।